तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसका आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, वो 27 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ बच्चों, 27 फरवरी 2023 को आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सैंपल पेपर देख रहे हैं। और ये जो सैंपल पेपर करने वाले हैं, इसका ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसके अंदर हमने लगभग आधा सैंपल पेपर हमारा इंग्लिश का सॉल्व कर लिया था। बाकी जो पेपर बच गया है उसको आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इस टाइप की सैंपल पेपर्स लाने में, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल कलर का बटन दबा करके। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, और जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा बच्चों वो इस टाइप का आएगा। ये आप देख सकते हैं, सेट वगैरह इस तरह से लिखे हुए रहेंगे, कुछ बेसिक बातें लिखी हुई रहेंगी, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन जो आपके रहेंगे 8 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और टाइमिंग जो आपका रहेगा पेपर का वो 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका रहने वाला है वो 80 रहने वाला है, यानी 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, जैसे कि रीडिंग सेक्शन जो है आपका 20 नंबर का रहने वाला है। राइटिंग और ग्रामर का जो सेक्शन है ये भी 20 नंबर का रहने वाला है। और जो लिटरेचर का सेक्शन, यानी कि जिसके अंदर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो जो सेक्शन रहेगा आपका वो 40 नंबर का रहने वाला है। ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक है, और कुछ बातें यहाँ पर और बता रखी है जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमने जो पार्ट 1 वाला वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करके बताया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पे वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो 27 फरवरी 2023 को आपका बोर्ड का इंग्लिश का बोर्ड का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जो पेपर हमारा बच गया है उस पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जो कि आपका रहता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन। इसके अंदर बेसिकली ग्रामर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो पूछे जाएंगे हमसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथे के पहले में बोल रहा है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दे दिया है ए और बी करके, दोनों में से कोई एक करना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से है। यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर को। ठीक है, ये लेटर है आपका, और इसके अथवा में आप देखेंगे यानी कि चॉइस में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया है एक यहाँ एडिटर का लेटर है। ठीक है, तो मैंने ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यू आर पुष्पा या रवि। ठीक है, यानी कि आप अगर लड़की हैं तो आपका नाम होगा पुष्पा, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा रवि। ठीक है, a student of Bharati Public School class 10, the students are required to cope up with a lot of stress in today's competitive environment. Write a letter to the editor highlighting increasing stress faced by students and suggesting ways and means to combat it. यानी कि आपका नाम पुष्पा या रवि है, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा रवि, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा पुष्पा। ठीक है, आप भारतीय पब्लिक स्कूल की 10वीं के छात्र या छात्रा है। छात्रों को आज के प्रतिस्पर्धा माहौल में बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के बढ़ते तनाव को उजागर करते हुए संपादक को एक पत्र लिखना है आपको। ठीक है, यानी एडिटर को लेटर लिखना है कि भैया आज के टाइम में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिमाग एकदम खराब हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन है यार, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो इस चीज को हाईलाइट करते हुए आपको एडिटर को लेटर लिखना है। ठीक है, और कुछ सुझाव देना है कि कैसे इस चीज से बचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं
आंसर आपको इस तरह से लिखना है और यही एडिटर के लेटर का फॉर्मेट होता है और आपको एडिटर का लेटर इसी फॉर्मेट में लिखना है जैसे मैंने आपको लिख करके दिखा रखा है। सबसे पहले तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने भारतीय पब्लिक स्कूल दिल्ली। उसके बाद आपको एक लिखना है डेट, ठीक है, तो डेट यहाँ पर डाल दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 22 अक्टूबर 2022, ये एक एग्जाम्पल के लिए डेट यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद एडिटर, जिस एडिटर को आप लिख रहे हैं उसका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि द एडिटर, और यहाँ कोई स्पेसिफिक एडिटर यानी अखबार का नाम नहीं दे रखा था तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसका एड्रेस क्या रहेगा, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली 110002, ये उसका एड्रेस है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है यानी विषय, किस विषय पे आप ये लेटर ये पत्र लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि जो विद्यार्थियों के जो तनाव बढ़ रहे हैं ना उसकी समस्या के ऊपर आप ये पत्र यानी लेटर लिख रहे हैं, किसको, एडिटर को यानी संपादक को। उसके नीचे आ जाएंगे तो फिर आपका लेटर यहाँ से शुरू हो जाएगा, सर या मैडम करके आपको शुरू कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो 1.5 लाइन में आपको 1.5 लाइन जो बता रहा हूं ना, वो हर एडिटर के लेटर में आपको लिखना है। क्या लिखना है कि थ्रू द कॉलम्स of your estimate newspaper I would like to express my views on the problem of, यहां तक की जो लाइन है ये हर एडिटर के लेटर में आपकी सेम होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम वाला एडिटर का लेटर होगा उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं और ज्यादातर इसी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो पेपर होने वाला है 27 फरवरी 2023 को, वो पेपर आपका बहुत अच्छी तरीके से जाएगा, यानी अच्छे से आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन लाइनों का क्या मतलब है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण जो है सो कि यानी कि आपका जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं ये प्रॉब्लम उजागर करना चाहता हूं। कौन सी प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन वाले माहौल के कारण छात्रों में जो तनाव है उसकी समस्या देखने को मिलती है और इसके अंदर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद लेटर के अंदर आप जितनी चीजें लिख सकते हैं लिख दीजिए, जैसे कि टुडेस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज असेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, दे वांट देयर चिल्ड्रन to excel in all the fields such as studies, sports and जैसे कि curriculars activities. Everyone wants their children to become a doctor or an engineer. The result is that children are जैसे कि unduly stressed and जैसे कि burdened all day long. They are in जैसे कि indulged in completing their homework and studies and no times is left for games and sports. तो इस तरह से करके यहाँ पर चीजें बताई गई है कि आज की दुनिया प्रतिस्पर्धा से भरी हुई है, समय समय पर बच्चे का मूल्यांकन अलग अलग मापदंडों पर किया जाता है, ठीक है। माता पिता जो है अपने बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं और ज्यादातर माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, इस तरह की चीजें ही ज्यादातर माता पिता चाहते हैं, जिससे कि जो बच्चा है ना चाहते वो भी स्ट्रेस में चला जाता है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, इसी तरह से आप अपना लेटर लिख सकते हैं और भी अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं वर्ड्स को। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया है। It is high time we should ponder upon this problem. Students should be involved in games, sports and yoga to combat stress. Parents should not pressurize their children for performing excellently in studies. यानी कि अब समय आ गया है कि हमें इस समस्या पर विचार करना चाहिए। छात्रों को तनाव से निपटने के लिए खेल और योग में शामिल होना चाहिए, यानी कि अगर स्ट्रेस को कम करना है तो खेल में, ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, योगा वगैरह इन सब चीजों को करना चाहिए ताकि वो लड़ सके तनाव से, ठीक है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों पर पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि मेडिटेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर कीपिंग स्ट्रेस एट बे, यानी कि तनाव को दूर रखने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास किया जाना चाहिए। मतलब आप एक तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जिससे कि तनाव को दूर किया जा सकता है। फिर नीचे आएगा योर सिंसियरली, यानी कि आपका सादर, अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे रवि, अगर आप लड़की हैं तो लिखेंगे पुष्पा, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा है। तो इस तरह से आप एडिटर का लेटर कर सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दे दिया है, दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए में देखिए क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन आर्टिकल इन अ फैशन मैगजीन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दे दिया है, इसको आपको रीड करना है बेसिकली, और इसके आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 शब्दों के बीच में। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो जो भी आपको चीजें रीड करने को दी होती है ना, उसको आपको ध्यान से रीड करना होता है। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो फैशन मैगजीन का ये रीड करने के लिए आपको दे रखा है, इसको ध्यान से रीड अगर आप करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आप क्या एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस जो भी ये दे रखा है उसकी, तो यहाँ पर है आपका कॉलेजिज्म इज द टर्म डिस्क्राइबिंग द प्रेफरेंसेस फॉर लाइटर स्किन, यानी कि रंगवाद, गोरी त्वचा के लिए वरीयता का वर्णन करने वाला शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पर स्किन के ऊपर ये सारी चीजें दे रखा है। ठीक है, अब आगे चले तो यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड क्या बोल दिया हमें कि राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट। यू कुड think about what alternative explanation might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strength counter the given argument। तो इस तरह से आपका ये दे रखा है, यानी कि दिए गए तर्क का विश्लेषण करते हुए 100 से 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है बेसिकली आपको। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि आप इसके बारे में मतलब क्या सोचते हैं, इस तरह से क्या सोच सकते हैं कि कौन से वैकल्पिक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो इस चीज को ऊपर ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर यहाँ पर जो आपका ये आर्ग्यूमेंट है, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, इसके ऊपर यानी कि बयान के विषय के तर्क अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस तरह से, मतलब इसके जो होता है ना, एग्री होता है बंदा, उस संदर्भ में देख लेते हैं कि हाँ मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो इस तरह से होगा आपका द डिजायर टू बी ब्यूटीफुल इज नेचुरल, यानी कि कह सकते हैं आप सुंदर बनने की इच्छा स्वाभाविक है। और साथ ही साथ व्हाट इज नॉट नेचुरल इज डिटरमाइनिंग दैट ओनली वन टाइप ऑफ स्किन कलर इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो स्वाभाविक नहीं है वो यह निर्धारित कर रहा है कि केवल एक प्रकार की त्वचा का रंग सुंदर होता है। ये गलत होता है कि हाँ एक काला है तो ये सुंदर नहीं हो सकता। आप देखेंगे तो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ऐसे लोग जो बनते हैं जो काले भी होते हैं। तो यहाँ पर त्वचा का रंग से हम लोग ये नहीं देख सकते कि ये बंदा सुंदर है या नहीं है। तो इसी तरह से करके यहाँ पर आप जो है सो कि आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, उसके ऊपर आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं। अब इसके अगर आपको अगेंस्ट में लिखना हो, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो अगेंस्ट में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी एज अ सोसाइटी हैव ऑलवेज बीन ऑब्सेस्ड विथ फेयर स्किन टोन एंड इट इज टाइम टू पुट अ स्टॉप टू दिस, यानी कि हम एक समाज के रूप में हमेशा से गोरे रंग के प्रति अक्सर रहे हैं। ठीक है, अब समय आ गया है कि इस पर रोक लगाई जाए, गोरे रंग को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए। तो इस तरह से आप इसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि यानी कि अगर आपको ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है नहीं आता तो नीचे वाला ये क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट शोन बिलो, यानी कि एक परिवार जो है, ठीक है, उसका मासिक खर्च दिखाया गया है कि एक महीने में वो कितना खर्चा करता है किस किस चीज के ऊपर। तो यहाँ पर आप इस पाई चार्ट के अंदर देख सकते हैं ये मंथली एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अभी आपको याद होगा आज मैं 2 फरवरी 2023 को ये वीडियो बना रहा हूँ और 1 फरवरी को हमारे देश का बजट जारी किया गया है, सोचिए। और यहाँ पर हम लोग एक परिवार के एक महीने के बजट की बात कर रहे हैं, तो काफी रिलेटेबल है। खैर छोड़िए, यहाँ पर देखिए एक परिवार जो है वो महीने में क्या क्या खर्च करता है, मतलब कितना पैसा खर्च करता है किन किन चीजों पे। अगर हम लोग फूड की बात कर रहे हैं तो फूड पर जो परिवार है वो लगभग आपका अपने पूरे बजट का 30% खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन पे परिवार जो है वो कितना खर्च करता है, 25%। उसके आगे अगर हम लोग हेल्थ केयर की बात करें, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो परिवार है वो कितना खर्च करता है, 10। और उसके बाद रेंट 10 हो गया आपका। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन यानी इधर से उधर जाने आने के लिए 5%। और जो आपका कह लीजिए जैसो कि सेलनियस जो है उसके ऊपर यहाँ पर 20% खर्च करता है। तो ये यहाँ पर पूरा पाई चार्ट के अंदर परिवार के द्वारा खर्च किया गया एक महीने का पूरा डेटा दे रखा है। ठीक है, अब इसके आधार पर क्या बोला है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन इन द पाई चार्ट, सपोर्ट योर स्टैंड ऑन हाउ द फैमिली इज यूजिंग द मनी वाइजली।
ठीक है, यानी कि लगभग 100 से 120 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है और पाई चार्ट में दी गई जानकारी का विश्लेषण करके अपने स्टैंड का समर्थन करना है कि परिवार पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन पाई चार्ट। फूड एंड एजुकेशन मेक अप 30% एंड 25% representatively of their monthly expenses. The family spends the most of these two areas. ठीक है, miscellaneous item come next in the order percentage, that is 20%, which comprise of money spent on both essential and luxury goods। तो इस तरह से ये चीजें आप लिख सकते हैं कि दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार के मासिक खर्च को दर्शाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भोजन और शिक्षा उनके मासिक खर्च का क्रमशः 30 से 25% है। परिवार इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक खर्चा करता है, यानी कि पढ़ाई के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहा है परिवार, और जो सो कि भोजन के ऊपर, खाने के ऊपर ज्यादा खर्चा कर रहा है। विविध वस्तुएं प्रतिशत में क्रम में आगे आती हैं, अर्थात 20% यानी 20%, जिसमें आवश्यक और विलासिता के सामान जैसे कपड़े, गैजेट, छुट्टी आदि का खर्च भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ओवरऑल आप इस प्रकार से यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बता रखा है कि इस तरह से इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस फैमिली स्पेंड्स इट्स मनी वाइजली इन नीड, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि निष्कर्ष में अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह परिवार वास्तव में अपना पैसा जो है बुद्धिमानी से खर्च कर रहा है, दिमाग लगा रहा है तब पैसा खर्च कर रहा है, यूं नहीं कि ऐसी पैसा लुटा दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग चले तो अब हम लोग आ गए हैं लिटरेचर वाले सेक्शन के अंदर, सेक्शन सी में, जिसके अंदर जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये सब जो बुक है, इन बुक्स के अंदर से आपसे जो क्वेश्चंस है वो बुक के अंदर से पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको देना है बच्चों। और ये अकेला सेक्शन आपका 40 नंबर का 40 मार्क्स का आने वाला है, ध्यान रखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन के अंदर किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम आंसर दे सकते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर 5वें के पहले में बोला है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू एक्सट्रैक्ट गिवन, यानी कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको दे रखे हैं, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले के ए में जो आपका एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ये एक्सट्रैक्ट दिया है आपका अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर से। ठीक है, यहाँ लेंचो वगैरह के बारे में बता रखा है, तो पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, इसी के बेसिस पे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई वाज लेंचोज नॉट सरप्राइज व्हेन ही रिसीव्ड द मनी, यानी कि लेंचो जो था उसको पैसे मिलने पर आश्चर्य क्यों नहीं हुआ, तो वो इसलिए बिकॉज ही हैड फेथ इन अ हायर पावर, यानी कि क्योंकि उन्हें एक उच्च शक्ति में विश्वास था, इस तरह से उसको पैसे जब मिले तो उसको ज्यादा सरप्राइज महसूस नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर मोस्ट लाइकली फील व्हेन ही रीड लेंचो सेकंड लेटर, यानी कि सबसे अधिक संभावना है कि जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का दूसरा पत्र पढ़ा तो उसे कैसा लगा, तो उसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, यानी कि निराशा हुई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला है और वन वर्ड में आपको आंसर देना है। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि द पोस्ट मास्टर रश टू ओपन लेंचो सेकंड लेटर, this tells us that the postmaster was dash to know the contents of the letter, यानी कि पोस्ट मास्टर जो था ना उसने लेंचो का दूसरा पत्र खोलने के लिए दौड़ पड़े वो। ठीक है, और यह बताता है कि पत्र की सामग्री को, यानी जो पत्र के अंदर कंटेंट था उसको जानने के लिए पोस्ट मास्टर क्या था, क्यूरियस था, यानी कि कितना ज्यादा जिज्ञासु था। तो ये क्यूरियस हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा आपको कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक करते चलो। लाइक जितना ज्यादा आप वीडियो को करोगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाई डिड लेंचो रिंकल हिज ब्रो व्हेन राइट द लेटर, यानी कि पत्र लिखते समय लेंचो के माथे पर सिकन क्यों आ गई, तो वो आपको बताना है। तो वो इसलिए आ गई क्योंकि he was not able to put his thoughts into words, यानी कि वह अपने विचारों को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से इसके लिए उसके माथे पर सिकन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ दीज यूज द वर्ड स्टैम्प विथ द सेम मीनिंग यूज एज यूज्ड इन लाइन 5 ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि
इनमें से किस स्टैम्प शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिसका प्रयोग किया गया था आपका पंक्ति नंबर 5 के अंदर? तो वो है आपका साइमन हैज एन इम्प्रेसिव स्टैम्प कलेक्शन ही लाइक टू बूस्ट ऑफ, यानी कि साइमन के पास एक प्रभावशाली डाक टिकट संग्रह है, यानी कलेक्शन है स्टैम्प्स का, और जिसकी वह सेखी बधारना पसंद करता है। ठीक है, यानी जिसको वो कलेक्ट करना पसंद करता है बेसिकली। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया, यानी कि एक चॉइस दे दिया। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखेंगे पहले के बी में, यहाँ पर भी आपको एक यहाँ एक्सट्रैक्ट दे दिया है, और ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा इसको रीड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ दीज डज रेडी हैव द सेम मीनिंग एज यूज इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि इनमें से किसमें तैयार का वही अर्थ है जो इसमें प्रयुक्त होता है, वो आपको बताना है। तो वो है आपका मिसिस हॉल सेड देयर वाज अ रेडी सप्लाई ऑफ फूड एट द होटल। तो यानी कि यहाँ पर होगा आपका श्रीमती हॉल ने कहा कि होटल में भोजन की आपूर्ति तैयार थी। तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पर आपको इस एनालॉजी को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अराइवल, ठीक है, यानी कि आगमन, एग्जिट यानी कि बाहर निकले, और डैश कंपनी। ठीक है, तो वो होगा आपका सॉल्यूटिड, इस तरह से करके, यानी कि अकेलापन होगा। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। अगला यहाँ पर तीसरे में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द इन, यानी कि इनमें से कौन सा सराय के बारे में सच है। तो वो है आपका इट्स कस्टमर वेयर मेनली लोकल्स, यानी कि इसके ग्राहक मुख्य रूप से स्थानीय लोग होते हैं, यानी लोकल्स होते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाई डिड द पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंजर्स अराइवल, यानी कि लोग अजनबी के आने की बातें क्यों करने लगे हैं। तो वो इसलिए करने लगे हैं क्योंकि बिकॉज ही वॉज मोस्टली क्वाइट, यानी कि वह क्योंकि वह अधिकांश शांत रहता था, और साथ ही साथ वो जो है बिकॉज ही वॉज जो कि ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंजर मैनर, यानी कि क्योंकि वह विचित्र प्रकार के कपड़े पहने हुए था। तो इसीलिए जो वहां के लोग थे अजनबी के आने की बात करने लगे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 एंड 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ग्रिफिन वाले से ये क्वेश्चन है कि मिसिस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू इग्नोर ग्रिफिन्स रूडनेस एंड वरीड बिहेवियर, स्टेट 2 रीजंस व्हाई दिस वाज सो, यानी कि जो श्रीमती हॉल थी वो ग्रिफिन का जो अपशिष्ट या कह लीजिए अशिष्टता और अजीब व्यवहार था ना, उसको नजरअंदाज करने के लिए तैयार थी। ऐसा होने के 2 कारण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिकॉज सी फेल्ट ग्रिफिन वाज अ पिकुलियर साइंटिस्ट। ठीक है, यानी कि क्योंकि उसे लगा कि ग्रिफिन एक विशिष्ट वैज्ञानिक है, और साथ ही साथ उसे लगा कि बिकॉज ही पेड एडवांस रेंट, यानी कि क्योंकि उसने अग्रिम किराया चुकाया था, यानी एडवांस में पेमेंट दे दिया था। तो इसीलिए वो उसका जो रूड बिहेवियर था उसको इग्नोर करने के लिए रेडी हो गई। चलो छोड़ना यार, क्या ही दिक्कत है, पैसा तो मिल ही गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट को अटेंड करना है, और ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है आपका ये यहाँ से लिया गया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ से आपका ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जंगली जानवरों को कैसे बताएं, इस तरह से आपका ये है एक्सट्रैक्ट, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली, यानी कि वाक्य को पूरा करना है आपको। ठीक है, क्या है भैया, डैश क्लू है आपका, सॉरी यहाँ पर माफी चाहूंगा, द वर्ड जो कि डिसर्न इन लाइन 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज डैश। क्लू रहेगा आपका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हेयर। ठीक है, यानी कि विवेक शब्द का अर्थ वही है, वो क्या है आपका रिकॉग्नाइज या फिर डिटेक्ट या फिर आइडेंटिफाई, पहचानना पहचानना पहचानना। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज, यानी कि आपको उस विकल्प का पहचान करना है जो आपका पोएटिक डिवाइस की व्याख्या यहाँ पर करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है
with black strips on a yellow ground whose hide with spot is जैसो कि prepared, इस तरह से करके दे रखा है। पीली जमीन पर काली धारियों के साथ डैश जिनके चर्म पर दाग धब्बे लगे होते हैं। तो वो होता है आपका अ वर्ड और फ्रेज दैट क्रिएट्स अ मेंटल इमेज थ्रू विवाद डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक शब्द या वाक्यांश जो विशद वर्ण के माध्यम से एक मानसिक छवि बनाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार ही बोलता हूं कि आप जो वहां पर एक्सट्रैक्ट दे रखा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, ये जो एक्सट्रैक्ट दे रखे होते हैं ना, इनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और इसी के अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसका आंसर आपको देना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पढ़ता हूं और आंसर आपको बता देता हूं। तो आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा, जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया लगते जाएगा कि कैसे आप इसको हल कर सकते हैं, आप आंसर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि द एक्सट्रैक्ट टेल्स अस द सिमिलैरिटीज बिटवीन टाइगर एंड लेपर्ड्स, इस तरह से, यानी कि ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये हमें बाघों और तेंदुओं के बीच समानता बताता है। तो ये चीज आपका फॉल्स है, यानी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि आपको एक सही वर्ड चूज करना है जिससे कि इस सेंटेंस को हम लोग इस वाक्य को पूरा कर सके। क्या है भैया, वाक्य थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टोन ऑफ द पोएट व्हेन टेलिंग हाउ टू आइडेंटिफाई अ वाइल्ड एनिमल इज बोथ स्कैरी एंड फनी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं किसी जंगली जानवर की पहचान कैसे की जाए यह बताते समय कवि का लहजा डरावना और अजीब था। ठीक है, फनी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं, अजीब आप कह लीजिए या फिर थोड़ा सा इस तरह से, दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आ गए हम लोग पांचवें क्वेश्चन के अंदर कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज द सेम राइम स्कीम एज दीज, जो सो कि 4 लाइन्स। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, और इफ सम टाइम्स व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eat you, यानी कि या अगर कुछ समय घूमते रहे यहाँ पर एक नेक जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा और पीली जमीन पर काली धारियों के साथ जरा गोरे करे कि क्या आपको खाता है। तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर बता रखी है, इसके बेसिस पे आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, द पीपल अलोंग द स्टैंड all turned and look one way, they turned their back on the land, they look at the sea all day, यानी कि कहने का प्रयास किया जा रहा है कि बालू के किनारे के लोग सब मुड़कर एक और देखते हैं, वे जमीन से मुंह मोड़ लेते हैं, वे पूरे दिन समुद्र को देखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसी के अथवा में, इसी के चॉइस में देखेंगे तो एक क्वेश्चन और दे दिया है आपको, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये एमेंडा जो है उससे लिया गया है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स टोन इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो आपका इनमें से कौन सा आपका जो है सो कि ये एक्सट्रैक्ट में छंदों के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मतलब विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स टोन इन सेकंड स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट, सेकंड स्टैंजा के अंदर स्पीकर जो है बोलने वाला उसका कौन से उसका इस्तेमाल किया गया है। तो वो है आपका यहाँ पर क्रिटिकल, यानी कि आपका कह लीजिए एक तरह से होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर कमांडिंग। ठीक है, यानी कि कह लीजिए आज्ञा देना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाई हैज लाइन 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट बीन रेफर्ड टू एज आयरोनिकल, यानी कि जो आपका लाइन नंबर 6 है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर वो व्यंग्यात्मक क्यों कहा गया है उसको। तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि लाइन नंबर 6 ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज आयरोनिकल बिकॉज द स्पीकर इज डूइंग व्हाट शी इज नॉट डूइंग, दैट इज नैगिंग अमेंडा, यानी कि इस लाइन नंबर 6 के अंदर
ये इसलिए कहा गया है विडंबनापूर्ण क्योंकि वक्त वही कर रही है जो वह कहती है कि वह नहीं कर रही है, अर्थात अमांडा को परेशान कर रही है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है, सारा का सारा उसी एक्सट्रैक्ट के अंदर से भैया, तो टेंशन मत लीजिएगा कि सर कहां से बता रहे हो भाई, उसी के अंदर से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रीजन अमेंडा सेज शी विल नेवर लेट डाउन हर हेयर, यानी कि अमांडा के कहने का कारण पहचाने कि वह अपने बालों को कभी झड़ने नहीं देगी। तो वो इसलिए कह रही है क्योंकि शी विश टू बी लेफ्ट अलोन, यानी कि वह अकेली रहना चाहती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्लीट द एनालॉजी विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आपको ये कंप्लीट करना है, जैसे कि लाइफ, डेथ, ग्रेनिंग, ठीक है, यानी जीवन, मृत्यु, मुस्कुराहट और जो कि सुल्किंग यानी कि नाराजगी। तो इसके ग्रेनिंग के बाद आएगा सुल्किंग यानी नाराजगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द वर्ड ब्राइट इज यूज्ड इन अ सिमिलर मैनर एज लाइन थर्ड ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि उस वाक्य का चयन करें जिसमें ब्राइट शब्द का प्रयोग आपका किया गया है, इस तरह से पंक्ति 3 के समान किया गया है। ठीक है, तो वो है आपका बॉबी शर्ट वाज सो ब्राइट एंड चेयरफुल। ठीक है, यानी कि बॉबी की कमीज बहुत चमकीली और खुशमिजाज थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठे क्वेश्चन पे आ गए डायरेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर बोल रहा है आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड ईच। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और एक क्वेश्चन का आंसर जो आप लिखेंगे उसका वर्ड लिमिट जो रहेगा 40 से 50 शब्दों का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा 3 नंबर का, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 12 नंबर का टोटल छठा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सारे क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं तो 12 नंबर इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए छठे का पहले में देखिए क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेल्सन मंडेलास ड्रीम, अ विनर इज ए ड्रीमर हु नेवर गिव अप, यानी कि नेल्सन मंडेला के सपने का संदर्भ, उनके सपने के रेफरेंस को देते हुए इस कथन की व्याख्या करनी है आपको कि एक जो विजेता होता है ना, एक विनर जो होता है, सपने देखने वाला होता है जो कभी हार नहीं मानता है। ठीक है, और ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि पीपल लिबरेटेड फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि जो लोग होते हैं गरीबी के अभाव में पीड़ा और इस तरह से इससे निकलते हैं। ठीक है, डिप्रेशन और सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉट ऑपरेस्ड बाय अनदर। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको पीड़ा इस तरह से देखने को मिलती है। और अपारहेड स्टॉपेड, यानी कि रंग भेद बंद हो गया है। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, यानी कि नई सरकार जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पहचानती है, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। तो नई गवर्नमेंट सब देखती है भाई कि कोई भी काला गोरा कुछ भी हो, सारे इंसान ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि गिव 2 रीजंस टू सपोर्ट द ऑप्शंस दैट एनी डायरी इज इंटरेस्टिंग टू रीडर्स, यानी कि जो एनी थी उसकी डायरी के अंदर क्या क्या चीजें थी जो इंटरेस्टिंग बनाती है रीडर को, जो पढ़ता है कोई उसकी डायरी। तो ठीक है, एनी की डायरी किस तरह से दिलचस्प थी। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बातें बताई गई थी उसकी डायरी के अंदर कि द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ वन फैमिलीज एक्सपीरियंस ऑफ द हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि एनी फ्रैंक की जो डायरी थी ना, युद्ध के दौरान जो नाजी लोगों से छिपाकर एक परिवार के अनुभव है उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे नाजी लोगों से वो बचते थे, पूरा पूरे परिवार का वर्णन है उसके अंदर। रिटर्न thought the prescriptive of a 13-year-old, it brings to the force the horrors of war and racial prescription and personalize its impact, यानी कि एक 13 वर्ष की बच्चे के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया, एक 13 साल की बच्ची ने लिखा था, यह युद्ध और नस्लीय उत्पीड़न की भयावह, यानी कि जो उस टाइम पे जो दिक्कतें हो रही थी उसको दिखाता है। तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है रीडर के लिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट डज फॉग टेल अस अबाउट द स्पीकर्स रिलेशनशिप विद नेचर, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि प्रकृति के साथ वक्ता के संबंध के बारे में कोहरा हमें क्या बताता है,
पाठ से एक उदाहरण के साथ अपने उत्तर का समर्थन आपको करना है। तो कोहरा हमें बताता है इट टेल्स अस दैट द पोएट इज ऑब्जर्वेंट एंड जैसे कि अटेंटिव टू हिज सराउंडिंग्स, यानी कि यह हमें बताता है कि कवि अपने परिवेश के प्रति चौकस है। ठीक है, इस तरह से he compares title cat feet to the fog to make it more endearing and जैसे कि relatable the audience, यानी कि वह छोटी बिल्ली के पैरों की तुलना कोहरे से करता है ताकि वह दर्शकों को और अधिक प्रिय और संबंधी लगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड वी नो द बेकर्स वेयर एन जैसे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन सोसाइटी। ठीक है, यानी कि हम कैसे जानते हैं कि बेकर गोवा समाज का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब बेकर फ्रॉम गोवा, इस तरह से इस चैप्टर से आपका लिया गया है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दे वेयर लव एंड वार्मली वेलकम इनटू होम्स बाय द यंग एंड ओल्ड लाइक, यानी कि उन्हें घरों में युवा और वृद्धों द्वारा समान रूप से प्यार और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। साथ ही साथ the fact that the bakers visit homes at least twice a day shows exactly how important their baked goods were to everyday life, thus making them very popular figures, यानी कि तथ्य यह है कि वे बेकर्स दिन में कम से कम 2 बार घरों का दौरा करते हैं थे। यह दर्शाता है कि उनके पके हुए सामान दैनिक जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार वे बहुत लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। और उसी प्रकार से कुछ और बातें यहाँ पर लिखी गई है जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई द ऑथर डिस्क्राइब कॉर्ग एज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव जैसे कि ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यानी कि व्याख्या करे कि लेखक कुर्ग को स्वर्ग का एक टुकड़ा जो होना चाहिए के रूप में वर्णित करता है, ईश्वर के राज्य से भटक गए हैं, इस तरह से। ठीक है, कॉर्ग यानी कि आपका कुर्ग जो है उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि सीनिक ब्यूटी यानी कि नैसर्गिक सुंदरता, और भी बहुत सारी चीजें ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है 40 से 50 शब्दों के अंदर। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही दे देते हैं तो टोटल आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ डिड Matilda's belief that she was an error of dynasty result in a lifetime of sorrow for her द नेकलेस, इसके से लिया गया, यानी कि मल्टिल्डा जो थी उसका यह विश्वास कि वह भाग्य की भूल थी, उसके जीवन भर दुख का कारण कैसे बना। ठीक है, गले की हार यानी कि द नेकलेस, इससे यह लिया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि एन एरर ऑफ डायनेस्टी इज द बिलीफ दैट वन इज मीन्ट फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एंड डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर वंस लाइफ और is unable to correct the circumstances of one's life, यानी कि एक भाग्य की त्रुटि या विश्वास है कि व्यक्ति एक अलग प्रकार के जीवन के लिए बना है और उसका अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है या वह अपने जीवन की परिस्थितियों को ठीक करने में असमर्थ है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है। बाकी आप आंसर यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जैसो कि यहाँ पर बता रखा है कि द तहसीलदार वाज एन एजेंट ऑफ चेंज इन भोली's लाइफ जस्टिफाई, यानी कि भोली के जीवन में परिवर्तन के एजेंट थे, न्यायोचित ठहराना है आपको। भोली यहाँ से ये लिया गया है। तो आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि द तहसीलदार चेंज भोली's लाइफ एज ही वाज द वन ऑफ हु कन्वेंस हर
father to send her to school. Bholi's going to school turned out to be the biggest blessing of her life. यानी कि तहसीलदार ने भोली का जीवन बदल दिया क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसके पिताजी को मना लिया कि भोली को स्कूल जाने दो, और जैसे ही वो स्कूल जाने लग गई तो उसके लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट था और वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी हो गया उसके लिए, ठीक है। और भोली का एजुकेशन कैसा रहा, इसके ऊपर आपको पूरा आंसर यहाँ पर अपना बना करके लिख देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बेस्ड ऑन द बुक दैट सेव द अर्थ स्टेट हाउ जंपिंग टू कंक्लूजन हैड अन जो सो कि यूनाइटेड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द मार्टिन्स। यानी कि द बुक हैड सेंड अर्थ के आधार पर बताना है कि कैसे निष्कर्ष पर कूदना मंगल ग्रह के लोगों के लिए एक अनपेक्षित परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 100 से 120 शब्द के अंदर, और ये जो 8वां क्वेश्चन रहेगा ये 6 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2 में से कोई एक आपको करना है। तो 8वें के पहले में क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट व्हाट एनी फ्रॉम द पोएम एनी जैसे कि जॉर्जी would look for in a life partner as compared to Natalia from the proposal. Justify your answer with one example from each of the text. यानी कि द प्रपोजल की नतालिया की तुलना में एनी जो कि ग्रेगोरी कविता की एनी अपने जीवन साथी में क्या देखती है, इसकी तुलना करें और इसके विपरीत जो सो कि प्रत्येक पार्ट से एक उदाहरण लेकर उत्तर को पुष्टि आपको करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, एनी एंड नतालिया हैव ए वेरी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट दे वुड लुक फॉर इन अ लाइफ पार्टनर। मतलब दोनों के अलग अलग विचार थे कि वो अपने जीवन साथी के साथ क्या चाहती है, अपना लाइफ पार्टनर जो होगा उनका वो कैसे चाहती है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, फिर एनी के बारे में, फिर जो सो कि नतालिया जो है उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, इस तरह से आंसर आपका लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 6 नंबर का रहेगा। इसके आगे चले तो यहीं पर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि इसके चॉइस में देखिए किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन हाउ द सिटिंग ऑफ अ स्टोरी और अ पोएम कैन इनहैंस इट्स प्लॉट विथ रेफरेंस टू डस्ट ऑफ स्नो एंड टी फ्रॉम असम। यानी कि समझाइए कि किसी कहानी या कविता की सेटिंग करके कथानक को कैसे बढ़ावा या बढ़ा सकती है। डस्ट ऑफ स्नो और टी फ्रॉम असम का संदर्भ आपको देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ सेटिंग एनहांस प्लॉट, यानी कि कैसे सेटिंग प्लॉट को बढ़ाती है। तो इस तरह से बढ़ाती है कि सेटिंग इज वन ऑफ द 5 इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लॉट, बी इट अ स्टोरी और अ पोएम। यानी कि सेटिंग प्लॉट के 5 आवश्यक घटकों में से एक है, चाहे वह कहानी हो या कविता हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हाउ सेटिंग इनहैंस प्लॉट इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे कि क्रो एक्सीडेंटली स्प्रिंकल्स सम स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन द पोएट। यानी कि बर्फ की धूल के बारे में आप लिख सकते हैं कि एक कौवा अकस्मात यानी अचानक से हेमलॉक के पेड़ से कवि पर कुछ बर्फ जो है छिड़कता है, ठीक है। तो इस तरह से करके क्या क्या चीजें हुई थी आप सारा का सारा यहाँ लिख सकते हैं। लास्ट में आपको टी फ्रॉम असम के बारे में लिखना है, ठीक है, टी फ्रॉम असम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप देख ही सकते हैं, ठीक है। टी फ्रॉम असम यानी राजवीर विजिटिंग प्रांजोल्स हाउस इन असम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ही हैज रीड अप अबाउट असम, its weather, scenic beauty and tea gardens. He shared his research work with Pranjal and his father। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि राजवीर गर्मियों की छुट्टियों में असम में प्रांजल के घर घूमने जा रहे हैं। उन्होंने असम, इसके मौसम, प्राकृतिक सुंदरता और चाय बागानों के बारे में पढ़ा है। असम के अंदर ये सारी चीजें होती है। वह अपने शोध यानी रिसर्च कार्यों का प्रांजल और अपने पिता के साथ साझा करना चाहते हैं। जो भी वो रिसर्च करता है वो शेयर करना चाहता है, और कुछ बातें और लिखी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। 9वां क्वेश्चन भी बोल रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, और 6 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, चॉइस दे देगा आपको इसके अंदर 2 क्वेश्चनों के बीच में, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं 9वें के पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन अ ट्रम्प ऑफ जैसे कि सर्जरी स्टेट हाउ मिस्टर पंफेरी डिड मोर हार्म देन गुड टू ट्रिकी करके, ठीक है। यानी कि ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के आधार पर बताइए कि किस प्रकार श्रीमती पंफे ने ट्रिकी को लाभ से अधिक हानि पहुंचाई। ठीक है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन दे देंगे कि क्या है यहाँ पर, उसके बाद मिसिस पंफेरी के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और लास्ट में आप कंक्लूजन इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें और बढ़ा चढ़ा के लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए इतना लिख करके दिखाया है, आप और बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे ताकि टीचर को पढ़ने में अच्छा लगे। और ये नहीं कि कुछ भी लिख दीजिएगा हनी सिंह के गाने, तो भाई गलत कर देगा। ठीक है, आपको जो भी आता है उस चैप्टर से पूरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसी में आपको एक अथवा दे देगा, एक चॉइस दे देगा बेसिकली, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के चॉइस में क्या क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि डिस्क्राइब द ट्विस्ट इन द प्लॉट इन द मिडनाइट विजिटर्स, एनालाइज हाउ फाउलर्स जैसे कि ओपिनियन ऑफ अज्यूवल जैसे कि मस्ट हैव अंडरगोन अ चेंज आफ्टर द प्लॉट ट्विस्ट। यानी कि द मिडनाइट विजिटर में कथानक में मोड़ का वर्णन करे, विश्लेषण करे कि प्लॉट ट्विस्ट के बाद ऑशेबल के बारे में फाउलर की राय में कैसे बदलाव आया होगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो प्लॉट ट्विस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो आपका फाउलर की और सेबल की बदलाव के बारे में, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं फिर, और उसके बाद लास्ट में, उससे भी लास्ट में आपको समराइज कर देना है। टू समराइज, विल फाउलर वाज इनिशियली डिसअपॉइंटेड एंड अनसरप्राइज्ड बाय अज्यूवल, हिज ओपिनियन इज मोस्ट लाइकली टू हैव चेंज्ड टू वन ऑफ रिस्पेक्टेड या रिस्पेक्ट एंड अवे आफ्टर अज्यूवल वाज एबल टू आउटविट मैक्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि संक्षेप में अगर हम लोग बात करें ना, तो जबकि फाउलर शुरू में ऑसेबल से निराश और अप्रभावित था, उसकी राय ऑस्यूबल द्वारा मैक्स को पछाड़ने में सक्षम होने के बाद सम्मान और विस्मय में बदलने की सबसे अधिक संभावना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो सैंपल पेपर था आपका इंग्लिश का क्लास 10th का, वो समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। तो बस यही था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। और आपके फोन पर जैसे ही नया वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देखेंगे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।